बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा अथवा समाप्ति करवा सकता है। कहने का मतलब है अगर कहीं दूसरे देश से हमारा युद्ध हो रहा है तो यदि संसद ये घोषणा करे कि राष्ट्रपति द्वारा ये सूचना दी जाए कि अब युद्ध समाप्त किया जाए तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है अर्थात सुप्रीम होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास काफ़ी होती हैं। जो अनुच्छेद 352 है, आर्टिकल 352, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की संभावना होने पर संपूर्ण देश या किसी हिस्से में आपातकाल लागू कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि 352 के तहत कब राष्ट्रीय आपात लगता है। सशस्त्र विद्रोह यदि हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए तब या युद्ध की संभावना होने पर संपूर्ण देश में किसी भी हिस्से में जब आपातकाल लागू होना है तो राष्ट्रपति लागू कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है? 352 के तहत। और 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। दोस्तों आपको बता दें कि जो जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है किसी राज्य में तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जब राज्यपाल सूचना देता है राष्ट्रपति को तो आर्टिकल 356 तथा 356 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो आर्टिकल 360 है वो वित्तीय आपातकाल भी लागू कर सकता है। वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है अभी तक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल लगता है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 360। तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों इसके बाद हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 64 से। वैसे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आर्टिकल 63 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 63 में। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में, SSC, बीपीएससी, हर एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में कई बार रिपीटेड है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 64 इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 64। दोस्तों आपको बता दें कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन का उल्लेख आर्टिकल 66 में है। लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत, कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। लोकसभा व राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। इनमें राज्य विधानमंडल की भागीदारी नहीं होती। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से, कहने का मतलब है राज्य के ना तो विधायक वोट करते हैं, ना तो विधानसभा, ना तो विधान परिषद। कहने का मतलब राज्य के कोई लोग इसमें वोट नहीं करते। इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और साथ में मनोनीत सदस्य, ये दोनों मिल करके लोकसभा, कुल मिलाकर संसद के सदस्यों द्वारा ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये समझिए। इसमें राज्य विधान संसद एक समझिए घर है, इसके दो दरवाजे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, बस ऐसा समझिए। तो इसमें राज्य विधानमंडल की भागीदारी नहीं होती। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है, ऐसा ही राष्ट्रपति में भी होता है। और उपराष्ट्रपति अपनी पदा अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति की जो अगर अनुपस्थिति हो जाए तो उस समय आर्टिकल 65 का प्रयोग करते हुए वो राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन करता है। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि क्या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यभाग राष्ट्रपति के रूप में वर्क करता है तो उसे किस प्रकार की सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति वाली या राष्ट्रपति वाली? दोस्तों आपको बता दें कि उस समय उसे राष्ट्रपति वाला पूरा सिस्टम मिल जाता है, यानी सैलरी भी राष्ट्रपति के अनुसार ही मिलती। और अब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का तो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जिसके नाम से संघ का शासन चलता है, ये संविधान के अनुसार शासन का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति को माना गया। लेकिन जो वास्तविक सत्ता होती है, परंतु प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्राधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। मेन शक्ति जो है समझिए प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है, क्योंकि वो वास्तविक एग्जीक्यूटिव वही होता है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति जो है अपने विवेक का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जो प्रधानमंत्री होते हैं उसको पद व गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उससे पहले यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद का त्याग दे दे तो पद त्यागते ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट है, यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद क्या होती? पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती। और दोस्तों हमने जैसे ही पूरे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कौन कौन से राष्ट्रपति हुए थे, ऐसे हम पूरे प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ेंगे अब तक कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए।
दोस्तों आपको बता दें कि जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। और उसके बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए गुलजारी लाल नंदा, जो कि 27 में 1964 से 9 जून 1964 तक मात्र 12-13 दिनों के लिए हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जो है 1964 से 1968 कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री की। गुलजारी लाल नंदा ये भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। और इंदिरा गांधी ये राज्यसभा के सदस्य के ये इन्होंने कोई सांसदी का वोट नहीं लड़ा था, मतलब लोकसभा के सदस्य नहीं थी, ये राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। और मोरारजी देसाई, ये पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री नहीं बने। ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से न लगकर किसी दूसरे पार्टी से लड़े और प्रधानमंत्री हो गए, उन्हें गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा जाएगा। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और दोस्तों आपको बता दें कि जो चौधरी चरण सिंह थे, जिनके जन्म दिवस को 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे, अर्थात ये संसद नहीं गए। दोस्तों आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की कार्यकाल के दौरान हत्या हो गई और राजीव गांधी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री अब तक बने हैं। ये 40 वर्ष के थे तभी ये राजीव गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह, और बहुत बार पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था, पहले प्रधानमंत्री ऐसे कौन थे, तो बीपी सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बीपी सिंह। और चंद्रशेखर 1990 से 1991 थे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। एलपीजी वाली जो वो नीति आई थी, पॉलिसी आई थी, वो इन्हीं के कार्यकाल में आई थी, पीवी नरसिम्हा राव के। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में एलपीजी वाली आई है नीति, तो ये पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही आई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा, 19 मई 1996 से 1 जून 1996 सबसे छोटा कार्यकाल। फिर एचडी देवगौड़ा आए, ये विधानसभा के सदस्य थे। आई के गुजराल आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए 1998 से 2004। उसके बाद में बता दिया आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है, 2004 से 2014 तक 10 साल प्रधानमंत्री रहे, भारत में उदारीकरण के जनक। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी 26 मई 2007 से अब तक थे। और दोबारा जब चुनाव हुआ तो 17वीं लोकसभा, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी ही, इस समय भी प्रेजेंट टाइम में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री, अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो 1947 से पहले ही उनका जन्मतिथि थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं, कि मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बन गए, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। और वे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी के बाद पूर्ण बहुमत से लगातार दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं, अर्थात पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें लगातार बहुमत मिला था, उसके बाद इंदिरा गांधी, इसके बाद में नरेंद्र मोदी थे जिन्हें लगातार बहुमत मिला और दोबारा प्रधानमंत्री बने। दोस्तों आपको बता दें कि आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। राष्ट्रपति को सहायता, परामर्श एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो सबसे मेन होते हैं, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित होती है, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो 91वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ, ये उबंधित किया गया इसके तहत कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो 69वां संविधान संशोधन हुआ वो दिल्ली के लिए हुआ। दिल्ली में क्या है, सिर्फ 10% ही मंत्री बन सकते हैं टोटल सदस्य के। तो पूरे भारत में तो ये केवल है कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या की, जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। कहने का मतलब है यदि 100 लोग लोकसभा के सदस्य हैं तो उसमें से सिर्फ 15 लोग ही मंत्री पद पर आ सकते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। लेकिन दिल्ली में क्या है कि सिर्फ 10% ही बन सकते हैं मंत्री टोटल सदस्य के। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76, ये इंपॉर्टेंट है कि किस आर्टिकल में उल्लेख है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का, आर्टिकल 76 में। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध किया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जिसके पास उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी विधि अधिकारी होता है। वो भारत के किसी भी विधि न्यायालय में वकालत कर सकता है और वो राष्ट्रपति की विधि संबंधी सलाह देता तथा राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत के महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार का एक अन्य कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल भी होता है।
वो राष्ट्र, जैसे देखिए आप समझिए ये कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार का एक अन्य कानूनी अधिकारी भी होता है, जिसे महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल भी कहा जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो संसद है उसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो संसद है, संसद को एक ट्रिक से आप याद रखिए, सरला। सरला आप याद रखिए, बस इंपॉर्टेंट है। देखिए सरला से आपको याद हो जाएगा, सा से हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा, ला से हो जाएगा लोकसभा। तो संसद कितने में है? 79 में। रा से राज्यसभा कितने में है? 80 में। और ला से लोकसभा कितने में है? 81 में। तो संसद आर्टिकल 79 में, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 में। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। जो दोस्तों आपको बता दें कि जो संसद होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। समझिए एक बड़े घर में 2 घर हैं, 2 कमरे हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे समझिए। तो जो आर्टिकल 80 है इसमें राज्यसभा का उल्लेख है, जबकि आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख। मैंने ट्रिक से बता दिया, सरला याद रखिएगा, सा से संसद हो जाएगा, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। और 79, 80 और 81। 79 में क्या है? संसद है, 80 में क्या है? राज्यसभा, और 81 में क्या है? लोकसभा। और दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। और प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। और दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं वो 250 हो सकते हैं, और परंतु वर्तमान में इस समय राज्यसभा में 245 सदस्य ही हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद में बचते हैं कितने? 233 सदस्य, जिनका चुनाव होता है। और जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किस किस क्षेत्र से होते हैं? कला से, खेल से, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र का विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हों, उन्हीं को राज्यसभा का अधिकतम सदस्य बनाया जाता है। ये एक लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्य भारत के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 545 सदस्य। देखिए दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 552 हो सकती है, लेकिन अब जो मनोनीत होते थे वो 2 सदस्य हट गए, तो टोटल अब 550 ही रह जाएंगे, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट हुआ है। परंतु वर्तमान में 545 सदस्य ही हैं। 530 प्लस 13 प्लस 2, 13 सदस्य संघराज्य क्षेत्रों से, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय वाले। तो आंग्ल भारतीय समुदाय वाले हट गए अब, तो कहने का मतलब है टोटल 550 ही बचेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है इसमें। और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जिसके सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं उतने ही निर्वाचित होते हैं। दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, लोकसभा विघटित हो सकती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परमानेंट है, लेकिन लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक बार में ही सारे सदस्य नहीं हटते, हर दो साल पर 1/3 सदस्य हटते रहते और उनका चुनाव होता रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्यसभा है वो अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसका एक कभी भी भंग हो सकती है। और जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और लोकसभा अपने सदस्यों से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव करती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। और संयुक्त बैठक का जो सत्रावसान और आहूत करता है, सत्र जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष वही तो होंगे जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे, तो सभापति होंगे। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो इसलिए राज्यसभा के पहले अध्यक्ष यानी सभापति यही थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलकर थे। जीबी मावलकर का मतलब गणेश वासुदेव मावलकर। और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते, जबकि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते। कोई धन विधेयक या है या नहीं है, निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता शामिल होते हैं। जो राज्यपाल होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यकारिणी का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल को संबंधित राज्य के राज्यपाल का मुख्य न्यायाधीश शपथ भी दिलाता है। राज्यपाल को संबंधित राज्य के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वही शपथ दिलाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा। उसके बाद राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए?
वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो हो तो पद ग्रहण से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संसद या विधानसभा का सदस्य जो है लाभ का पद माना जाता है, इसीलिए इसको संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। और जिनका कार्यकाल है आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है तो जब तक चाहेगा वही रखेगा। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष से तो नियुक्त किया जाता है, परंतु इससे पूर्व भी वो त्याग पद देकर अपना पद छोड़ सकता है। पुनः द्वितीय काल हेतु नियुक्ति हेतु भी पात्र होता है, अर्थात दोबारा राज्यपाल बन सकता है वही व्यक्ति। राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। वो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। राज्य पदाधिकारी जैसे राज्य का महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदि की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये हट गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय के कोई सदस्य नहीं रखे जाते। तो जो द्विसदनीय विधानमंडल में है तो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है और विधानसभा के सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है। उसके बाद में राज्यपाल की अनुमति के बगैर धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषय पर क्षमादान का अधिकार भी राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल क्षमादान का लघुकरण या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, परंतु पूर्णता नहीं कर सकता। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति से, तब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट हिस्टोरी की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। यदि आपने अभी तक पूरे हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो को नहीं देखा तो अभी आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।